नमस्कार, दिलेश देवांगन नाम है मेरा और आप सभी का डीडी यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बहुत दिनों बाद ये इंटरव्यू का सिलसिला शुरू हो रहा है और आप हमारे चैनल पर देखे भी होंगे। कुछ महीनों पहले की बात है जब सर से हमारी मुलाकात हुई थी वाड्रफ नगर में। एक बातचीत का इंटरव्यू था एक अच्छे सब्जेक्ट में जो वन विभाग की तरफ से जो ग्रामीण जनों के लिए जो योजनाएं चल रही हैं उन योजनाओं पर हमने बात किया था। और आज मैं बात करने जा रहा हूं, लेकिन इस बार इनका जो ओहदा है वो काफ़ी ऊपर चला गया है। आज मैं बात करने जा रहा हूं डीएफओ अशोक तिवारी जी से और हम आज इनसे बात करेंगे। चूंकि आपको बहुत अच्छे से पता होगा 2024 का जो गर्मी इस बार रहा है पूरे देश में, पूरे देश की बात करें, पूरे हिंदुस्तान की बात करें तो तपती आग जैसे इस बार भीषण गर्मी का सामना करना पड़ा है। और भीषण गर्मी किस वजह से हो रहा है और उसमें जो वन विभाग है उसकी अहम भूमिका होती है संतुलन बनाए रखने के लिए, मौसम को संतुलन बनाए रखने के लिए। तो आइए इस विषय पर चर्चा करते हैं कि बलरामपुर जो डिस्ट्रिक्ट है, बलरामपुर डिस्ट्रिक्ट इस जो पर्यावरण है, पर्यावरण संतुलन के लिए क्या भूमिका अदा कर रही है और ये विभाग कितना योगदान, कितनी इनकी भूमिका है, इस बार इन्होंने क्या किया है। चूँकि जुलाई का महीना चल रहा है, वृक्षारोपण के भी कार्य बहुत सारे हुए हैं। बलरामपुर जिला किस स्तर पर काम किया है, आइए इस विषय पर बात करते हैं। तो पहली बार हम अपने चैनल पर डीएफओ मिस्टर अशोक तिवारी जी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। सर, मैं पहला सवाल यही पूछना चाहूँगा कि इस बार का जो मौसम रहा है, इस मौसम को बहुत नज़दीक से आपने भी फेस किया होगा। जिस तरीके से भीषण गर्मी का हमने सामना किया और एक आग की बारिश हो रही थी, ऐसा लग रहा था घर से बाहर निकलना बहुत मुश्किल था। और उस दृष्टिकोण से आने वाले दिनों में पर्यावरण संतुलन के लिए क्या कुछ तैयारी है? देखिए, इस बार टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था तो उसको देखते हुए पूरा वन अमला पूरे गर्मी में जो है जी, जैसे आगजनी की जो घटनाएं होती हैं, आगजनी की घटनाओं के प्रति काफ़ी संवेदनशील रहा। और पूरे ज़िले में जो आगजनी की घटना है तो विगत 2-3 वर्षों का अगर कंपेरिजन करें अपन तो हमने उसको घटाकर 25% पर ले आया है 100% से। तो इसमें कर्मचारियों का जंगल को आग से बचाने में इस बार बहुत बड़ा योगदान रहा। और उसके बाद भी टेम्परेचर का स्थिति तो आप लोगों ने देखा ही है। तो हम लोगों ने इस बार अधिक से अधिक वृक्षारोपण करने की मुहिम ठानी है। और उसके अतिरिक्त जो है काफ़ी मात्रा में हम लोगों ने अतिक्रमण भी खाली कराया है। अभी रामानुजगंज रेंज में लगभग 100 एकड़ ज़मीन हम लोग अतिक्रमण मुक्त कराए हैं। धमनी रेंज में लगभग 20 एकड़ ज़मीन अतिक्रमण मुक्त कराए हैं। राजपुर रेंज में कराए हैं 25 एकड़ के लगभग। और आपके चांदो रेंज में लगभग 10 एकड़ ज़मीन हम लोगों ने अतिक्रमण मुक्त कराया है। ये आपके कार्यकाल की शुरुआत होने के बाद? जी, अभी विगत 1 माह की बात है। 1 माह के अंदर का एक फिगर आपको मैं बता रहा हूँ। यानी एक बड़ी कामयाबी इसको माना जा सकता है। सर, मैं असल में पूछना चाहता हूँ, चूंकि जो दर्शक देख रहे हैं, चूंकि हमारे जो चैनल के जो व्यूअर्स हैं वो ग्रामीण अंचल के लोग हैं, ये गर्मी कम से कम उनको एक जागरूक आपके माध्यम से मैं चाहता हूँ कि वो हो, उनकी जागरूकता बढ़े कि ये भीषण गर्मी आए दिन, ये जो गर्मी में बढ़ोतरी हो रही है और आग की बारिश होती है, ये मुख्यतः क्या कारण है? इसके मुख्यतः 2 कारण है। जैविक दबाव है। जैविक दबाव के अंतर्गत जैसे अवैध कटाई है। एक तो अवैध कटाई है और आग से हम लोग जंगल को नहीं बचा पा रहे हैं। लोगों में जागरूकता का अभाव है। जागरूकता का अभाव होने के कारण जो है हम लोग के द्वारा सतत प्रयास करने के बाद भी यदा-कदा ग्रामीण जन आग लगा देते हैं। जैसे रात में अवैध शिकार के प्रयोजन से या कहीं एक गांव से दूसरे गांव जा रहे हैं, जंगली रास्ता है, तो खेल खेल में एक तो माचिस पकड़े रहते हैं, अंधेरा दिखता है तो वो आग जला देते हैं जंगली जानवरों के भय से। और वो आग जो है जला के छोड़ देते हैं, वो फैल जाता है पूरे क्षेत्र में। तो उसमें क्या होता है कि बहुत सारे जो हमारे छोटे पौधे होते हैं, जो अंकुरित पौधे होते हैं, वो नष्ट हो जाते हैं जल के। 1 साल का पौधा है, नीचे से तैयार हुआ, उसके बाद आग में जल के खत्म हो गया। उसके कारण क्या है कि टेम्परेचर जो है वो मिट्टी के अंदर जो है नमी खत्म हो जाती है, जिसके कारण टेम्परेचर जो है बहुत हाई हो जाता है। प्रकृति का संतुलन बनाए रखने के लिए वृक्षारोपण अहम योगदान होता है आपके विभाग में। हर रेंज में तकरीबन होता है और ज़्यादा संख्या में होता है। अलग अलग संख्या में अलग अलग कह सकते हैं कि पौधे लगाए जाते हैं, प्रजातियों के पौधे लगाए जाते हैं। इस बार की गर्मी को देखते हुए आप जिले स्तर पर आपने क्या निर्देश दिया है? किस तरह के पौधे लगाए जा रहे हैं, कितने संख्या में लगाए जा रहे हैं, क्या पहली प्राथमिकता क्या है विभाग का? हम लोगों ने वानिकी प्रजाति की, एक्चुअली जंगल के जमीन में जो है हम लोग लगभग वानिकी प्रजाति के पौधे ही लगाते हैं।
और उसमें जो है अलग से कोई फलदार योजना में पौधा आता है उसको लगाते हैं, नदी तट का प्लांटेशन लगाते हैं जी। तो विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न प्रजातियों का पौधा हम लोग लगभग 19,41,000 पौधे का रोपण हम लोग कर चुके। ये हमारा लक्ष्य था जी। इसको हम लोग लक्ष्य के रूप में पहले से वो किए थे। उसकी क्षेत्र तैयारी हम लोग मार्च में कर लिए थे और अभी जुलाई माह में 19,41,000 पौधे का रोपण हम लोग के द्वारा किया जा चुका है। और उसके अतिरिक्त जो विगत वर्षों के प्लांटेशन थे तो उसमें जो पौधे मृत हो गए थे, जैसे क्या होता है कि 1 साल पुराना प्लांटेशन है, 2 साल पुराना प्लांटेशन है, तो कुछ पौधे उसमें मर जाते हैं अन्य किसी कारण से, लगभग 10-12% कैजुअलिटी हो जाती है। तो उन पूरे पौधों का भी हम लोगों ने लगभग 3.5-4 लाख पौधों का फिर से जितने पौधे मृत थे उसके जगह पौधा लगा दिए हैं। अच्छा। तो लगभग हमारी पौधारोपण का कार्य जो है पूरा हो चुका है। 19,41,000 आपने पौधों की रोपाई की बात करी और आपने बताया, दरअसल होता क्या है सर, चाहे वो किसी विभाग पर्टिकुलर विभाग की बात हो या निजी तौर पर भी जो लोग लगाते हैं, शौकिया तौर पर भी कह सकते हैं लगाते हैं, लगाने को पौधे लगा तो देते हैं लेकिन उसका सही तरीके से देखभाल नहीं हो पाता है और वो पौधे जीवित नहीं रह पाते, अंततः किसी न किसी कारणवश वो नष्ट हो जाते हैं, मर जाते हैं। ऐसे में इस बार चूंकि आप पहली दफा डीएफओ बने हैं और जिले भर की जिम्मेदारी अब आपके ऊपर है, क्या रेंज स्तर पर क्या निर्देश आपने दिया हुआ है कि जो भी 19,41,000 पौधे लगाए गए हैं उन पौधों की पूरी तरह से सुरक्षा हो, और सुरक्षा के लिए क्या तरकीब और क्या तरीका अपनाए जा रहे हैं, कुछ अलग जो अब तक के सिस्टम में चलता आ रहा है उससे कुछ यूनिक अगर कोई आपने कोई कदम उठाया हो तो उसकी भी जानकारी। देखिए, जंगल को बचाने के लिए जागरूकता मुख्य रूप से जरूरी है। जैसे अभी हम लोगों ने जितना अतिक्रमण खाली कराया है, तो जो अतिक्रमण खाली कराया है तो उसमें वन विभाग का अमला सिर्फ अकेले खाली नहीं कराया है जी। ये लोगों को जागरूक किया, गांव वाले यूनाइट हुए, गांव वाले को धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि जंगल का होना जरूरी है। तो जो पात्र अतिक्रामक नहीं है, नए अतिक्रामक जो हैं, उनके विरुद्ध गाँव वाले आवाज उठा रहे हैं। हम लोग सतत रूप से उनका वन प्रबंधन समितियों का बैठक ले रहे हैं, हमारे स्टाफ उनके बीच जा रहे हैं। और ये जो अभी मैं आपसे चर्चा कर रहा था, माननीय प्रधानमंत्री जी का जो एक पेड़ माँ के नाम का जो संदेश है, और उसके तहत जो वृक्षारोपण हो रहा है, तो लोगों की भावनाएं, जैसे माँ के नाम से माँ बेटा के रिश्ते को अगर किसी भी उसमें आप करिएगा तो ऐसे भी भावनात्मक लगाव एक दूसरे से हो जाता है। तो जो वृक्ष लगा रहे हैं, तो जो आम पब्लिक जागरूक होकर उसमें सहभागी बन रहे हैं, तो हम लोग उनको अपने तरफ से एक तरह से जिम्मेदारी दे रहे हैं कि जो पेड़ आपने लगाया है, पर्टिकुलर बहुत जगह हम लोगों ने उनका मतलब नामकरण भी कर दिया है, जहाँ पे जो पेड़ लगाए हैं तो उनको जो है 2 साल तक उस पौधे की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी इनको सौंपा जा रहा है। किसी न किसी रूप में वो भावनात्मक लगाव उस पेड़ से उनको आगे चल के होगा, और अगर वो 2 साल तक उस पौधे को सुरक्षित रख लेते हैं तो आगे भी उसकी सुरक्षा में दिक्कत नहीं जाएगा। पौधे की ऊंचाई जब 5 फीट से ऊपर हो जाती है तो जनरली वो पौधा तो मरने के कगार से बाहर हो जाता है, पौधा वृक्ष का रूप धारण कर लेता है जी। मैं चूंकि आपके पास बहुत कम वक्त है तो बहुत कम सवालात होंगे, वैसे आपसे ये वादा भी ले लिए रहेंगे कि आने वाले दिनों में और सवालों के साथ आपसे रूबरू हों। मैं पूछना ये चाह रहा था सर, ये तो वृक्षारोपण की बात हो गई और इस बार बहुत अच्छी जिम्मेदारी पूर्वक आपका विभाग काम करेगा और ज़्यादा से ज़्यादा पौधे जीवित रहें और बढ़ें और उनके ऑक्सीजन हमें मिले और जो एक गर्मी की मार झेलनी पड़ रही है उससे भी बहुत हद तक राहत मिले। मैं दूसरा ये पूछना चाहता हूँ सर, जैसे अमूमन जो सरगुजा संभाग जो है, यहाँ हाथियों के अटैक के, भालू के अटैक के खबरें आए दिन मिलते रहते हैं। बलरामपुर ज़िले में क्या स्थिति है अभी भालू अटैक और हाथियों की जो बात आती है उसका कुछ ताज़ा तरीन अपडेट दे दीजिए सर, और उसमें कुछ योजनाएं जो चल रही हों उसके बारे में छोटी सी जानकारी साझा करिए। देखिए, हाथी लगभग निरंतर यहाँ विचरण कर रहे हैं जी। अभी भी बलरामपुर जिले में 21 हाथी जी बलरामपुर जिले में अभी विचरण कर रहे हैं। बीच में अभी 2 कैजुअलिटी यहाँ हुई है, 2 कैजुअलिटी हुई है। एक बगरा में हुई है विगत लगभग 10 दिन पहले, और उसके ठीक 3 दिन बाद एक कैजुअलिटी जो है अनिरुद्धपुर गाँव में हुई है। तो एक सिंगल हाथी है जो अभी पता चला है कि झारखंड में जाकर 3-4 दिन से लगातार 4-5 कैजुअलिटी वहाँ भी कर दिया है। अच्छा। तो आक्रामक उसमें है, उससे गांव वाले को हम लोग लगातार मतलब सजग कर रहे हैं, सतर्क कर रहे हैं। और शेष जो झुंड में हाथी होते हैं, तो जो झुंड में हाथी होते हैं वो कम खतरनाक होते हैं। जो सिंगल हाथी होता है
तो उसको नियंत्रण करने में थोड़ा सा दिक्कत जाता है जी। जैसे रात के समय में बारिश का टाइम है, अचानक विलुप्त हो गया, दिख नहीं रहा है, एक ही हाथी है। अगर झुंड में हाथी रहते हैं तो एक दूसरे का आहट सुनाई देता है जी। और ये लगभग हम लोग को आने वाले समय में अगर जंगल को बचाने में हम लोग विफल होते हैं, जंगल कम होता है, आबादी बढ़ते जाएगा, तो हाथी आखिर जाएंगे कहाँ? हाथी तो जंगल में आ रहे हैं, लेकिन जंगल के जमीन को कहीं अतिक्रमण है, कहीं कोई समस्या है, मतलब गांव वाले के द्वारा जो है वो कर लिया गया है, जिसके कारण जो है हाथी को रहवास का जगह नहीं है जी। तो अभी हम लोग वर्तमान में जो भी वृक्ष लगा रहे हैं, तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं हाथी रहवास के अंतर्गत, जैसे बहुत सारे तालाब बने हुए हैं, बहुत सारे बांध बने हुए हैं जंगलों के अंदर। हम लोगों का प्रयास है कि हाथी अगर जंगल में प्रवेश करता है तो जंगल में उसको खाने पीने की, जैसे बरगद है, पीपल है, ये सब वृक्ष वहीं मिल जाए, वहीं छाल मिल जाए, वहीं नहाने का पानी मिल जाए, तो वो गांव की ओर ना आने पाए, नुकसान नहीं पहुंचे। एक और अपडेट दे दीजिए सर, जैसे कि भालू और हाथी से जो अटैक होते हैं, हमला, जान माल की जो क्षति होती है, उसके लिए सरकार की तरफ से क्या योजनाएं चल रही हैं, उनको किस तरह की राहत दी जाती है? क्योंकि अभी हाल ही में एक भालू अटैक से काफ़ी जख्मी हो गया था, उसको अंबिकापुर रिफ़र किया गया, अंबिकापुर जिला अस्पताल से भी रायपुर रिफ़र किया गया। वो मैंने अपनी आंखों से देखा था। चूँकि जूझ रहे थे, गरीब परिवार से भी ताल्लुक़ रहता है, ऐसे लोग आर्थिक रूप से संपन्न नहीं होते हैं और इस तरह की आफत अचानक आ जाए तो बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। कोई ऐसी योजना हाथी और भालू के अटैक से जान माल की क्षति होती है, उसके लिए कुछ ऐसी योजनाएं चल रही हैं? उसको एक्चुअली में 3 कैडर में बांटा गया है जी। एक तो घायल, जैसे हल्का फुल्का चोट लगा, घायल हुआ, और दूसरा किसी अंग भंग हो जाना जी, और तीसरा मृत हो जाना जी। तो मृत के केस में जनरली 6 लाख रुपए का मुआवजा का प्रावधान है, जिसको जैसे कोई जंगली जानवर के द्वारा किसी व्यक्ति को मारा जाता है तो तत्कालिक सहायता राशि के रूप में उसको 25,000 रुपये हम लोग देते हैं जी। उसके बाद बाकी की फॉर्मेलिटी पूरी होने के बाद 5,75,000 रुपये दिया जाता है जी। पूरी राशि जो है उनके अकाउंट में दिया जाता है, उनके वैध उत्तराधिकारी का प्रमाण पत्र वगैरह लेकर जी, और पूरी फॉर्मेलिटी पूरी करके दिया जाता है जी जी। उसके बाद दूसरी स्थिति आती है कि अपंग होने की स्थिति, अंग भंग हो गया। तो ऐसी स्थिति में हमारे यहाँ मैक्सिमम क्या है, वो फिक्स है, लगभग 2 लाख रुपए की राशि उनको दिया जाता है। और अगर किसी घायल का उपचार है तो 19,100 की राशि हम लोग मैक्सिमम उसको उपचार में देने का मतलब है प्रावधान। तत्काल ऐसी कोई सुविधा हो सर जो तत्कालिक सहायता के रूप में देते हैं? तत्कालिक सहायता के रूप में इसकी स्थिति को देख कर जी, तत्कालिक सहायता के रूप में जो है 1,000 से लेकर 5,000 तक तुरंत उपचार के लिए उसको दिया जाता है। उसके बाद जो है डॉक्टर के पास हो जाएगा, अपना इलाज कराएगा, वो मेडिकल सर्टिफिकेट और दवा की पर्ची लाएगा जी, वो सब खाना पूर्ति करने के बाद शेष राशि दी जाती है। सर इस उम्मीद के साथ कि आप बलरामपुर जिले के भी नए डीएफओ बने हैं और आपके योगदान से, आपके सहयोग से वन विभाग बेहतर काम करे, आपके नेतृत्व में बेहतर काम हो पूरे जिले भर में, और फॉरेस्ट विभाग एक नई तरक्की की ओर, एक नई दिशा की ओर बढ़े। चूँकि आप काफ़ी युवाओं को समझने वाले अधिकारी रहे हैं, मैं चूँकि बहुत नज़दीक से आपको जानता हूं, और बहुत पॉजिटिव थिंकिंग है सर। इसका लाभ बलरामपुर ज़िले को मिले, बलरामपुर ज़िले की जनता को मिले, इस उम्मीद के साथ आपने हमें वक्त दिया और ढेर सारी बातें की, जानकारी साझा किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। ये वीडियो देख करके आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स पर बताइएगा ज़रूर। अच्छा लगेगा तो लाइक करके आपके अपनों तक भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो भी इस महत्वपूर्ण जानकारी से वाकिफ हो सकें, परिचित हो सकें, जान सकें, समझ सकें, और कैसे फॉरेस्ट विभाग काम कर रहा है, फॉरेस्ट विभाग के अंतर्गत कौन कौन सी योजनाएं चल रही हैं जिसका लाभ उन्हें मिल सकता है, इसके बारे में भी वो रूबरू हो सकें। बहरहाल अगर चैनल में नए होंगे तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहरहाल मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।